बात है सन 1905 की। दशहरे का दिन था और जगह थी पुणे। जहां बाकी देश भर में दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा था, वही पुणे में होली मनाई जा रही थी और इस होलिका दहन में जल रहे थे विदेशी कपड़े। दिस इंसिडेंट वॉज रिपीटेड इन मुंबई इन 1921। एक और विदेशी कपड़ों की होली। इन दोनों इंसिडेंट्स के पीछे कारण एक ही था, स्वदेशी कपड़ों को प्रमोट करना और पूरे भारत भर में जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कब्जा कर लिया था उसका बहिष्कार करना। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिजिनस कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए इतने कदम उठाए, जूट और सिंपल कॉटन को फेमस कर दिया। इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट? एंड दिस वाज द कॉमन फैशन ऑफ इंडिया आफ्टर 10 to 12 years of independence. A western culture takeover. तो भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन इन सब में हमारी भारतीय वस्त्र संस्कृति कहाँ खो गई? क्या आप जानते हैं 16वीं सेंचुरी के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब था, लेकिन सिर्फ व्यापार करने के लिए हमारे देश में पहुंचे ब्रिटिशर्स ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमारे इकोसिस्टम को तोड़ा और खुद 18वीं सेंचुरी तक एक टेक्सटाइल हब के रूप में इमर्ज हो गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक वास्ट इंडस्ट्री है। जैसे जैसे फैशन बदलते जाता है, वैसे ही लैंडफिल्स में टेक्सटाइल वेस्ट भी बढ़ते जाता है। इसलिए इन दिनों एक नई कॉन्सेप्ट काफी चर्चा में है, सस्टेनेबल फैशन। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय वस्त्र संस्कृति की एक झलक, सम इंडिजिनस टेक्सटाइल इन्वेंशंस एंड पैटर्न्स, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज भी है और सस्टेनेबल भी। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जहां मैं आपसे पूछूंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार काफी प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स ले रही है। इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार लेकर आई है इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी 2023 to 2028, जिसका विजन है 5F। ये 5 Fs है, फ्रॉम फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फ्रॉम फैक्ट्री टू फैशन एंड फ्रॉम फैशन टू फॉरेन। और इन्हीं 5F प्रिंसिपल्स पर काम करता है नागपुर का ये वेंचर डिजिटल फैशन पार्क। डिजिटल फैशन पार्क भारतीय वस्त्र संस्कृति को डेडिकेटेड एक वेंचर है। इनका मिशन है इंडियन टेक्सटाइल की ग्लोरी को वापस लाना, अपने भारत के टेक्सटाइल कल्चर को और फैशन को प्रमोट करना, विच इंक्लूड्स आर्टिसंस को सपोर्ट करना, हैंडमेड गुड्स खरीदना और आम लोगों में भारतीय वस्त्र संस्कृति और इसके फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू सी कल्चर एंड ट्रेडिशंस मीट टेक्नोलॉजी। कहते हैं जो कोई नहीं कर सकता वो AI कर सकता है। डिजिटल फैशन पार्क हमारे भारतीय संस्कृति का इतिहास, इसका वर्तमान और भविष्य AI के माध्यम से दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और खासकर आज के यूथ में भारतीय वस्त्र संस्कृति के बारे में क्यूरियोसिटी जगाने का काम डिजिटल फैशन पार्क करते हैं एक AI हैकेथॉन की मदद से, विच इज वर्चुअल फैशन लीग। ये एक कॉम्पिटिशन है जहां आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी अपनी पसंद को, आपके ऑब्जर्वेशंस को या आपकी किसी रिसर्च को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, दैट टू विद द हेल्प ऑफ AI। तो आपको करना क्या है? यू कैन क्रिएट कंटेंट, अ रील which is related to Indian textile industry with the use of AI in it. And if you have made an impressive content, then you can win a good prize amount for it too. For more details, check the website in the description and participate in the competition. It's live, so come on, hurry up and share it with your friends as much as possible. तो चलिए देखते हैं भारतीय वस्त्र संस्कृति का रिच हेरिटेज, जो पॉपुलर भी है और सस्टेनेबल भी। अगर आपकी पैठणी सिल्क साड़ी से पहली जान पहचान शार्क टैंक के इस एपिसोड में हुई है, तो आपको भारत के कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानने की थोड़ी ज्यादा आवश्यकता है। पैठणी साड़ी महाराष्ट्र के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक प्राउड सिंबल है। ओरिजिनली पैठणी कॉटन और गोल्डन जर से बनती थी और 9 वार यानी 9 यार्ड्स की बनती थी, जिसे महाराष्ट्र की महिलाएं पातळ या लुगड़े की तरह पहनती थी। ओवर द पीरियड इसे सिल्क और गोल्डन जरी के कॉम्बिनेशन में बनाया गया और जब ये 6 यार्ड साड़ी के रूप में हमारे सामने आई तो ये एक कल्चरल रीसेट मोमेंट बन गया। महाराष्ट्र के पैठण शहर में सातवाहन साम्राज्य के समय यानी आज से 2000 साल पहले पैठणी ओरिजिनेट हुई। आज इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नासिक डिस्ट्रिक्ट के येवला में है। कभी टाइम मिले तो जरूर विजिट करना। पैठणी साड़ी के कुछ पॉपुलर डिजाइन है मोर बुट्टी, नारळी किनार, पंख नक्शी। इनमें एक और मोटिफ है बांगड़ी मोर के नाम से, जो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इंट्रिकेट डिजाइन है, जो कहते हैं कि आज के टाइम में हार्डली कोई ऐसा कारीगर है जो उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में बनाना जानता है।
The traditional पैठणी weaving techniques are passed from generation to generation. It preserves the cultural heritage among the weaving community. इसके intricate handlooms and designs इस साड़ी के longevity को बढ़ाते हैं. पैठणी also carries the emotions attached with it. जैसे एक माँ उसकी पैठणी अपनी बेटी को देती है और फिर वो माँ बनकर अपनी बेटी को देती है. And then you proudly flaunt it as नानी की साड़ी है. You would very rarely see fabrics like पैठणी thrown in landfills. Due to the emotions attached to it, people tend to reuse and recycle it in different forms, and that makes it a part of a sustainable fashion. इकत एक टाई डाई एंड वीविंग टेक्निक है जिसका इतिहास भारत के अजंता केव्स के म्यूरल पेंटिंग्स में भी देखा जा सकता है. इट्स दैट ओल्ड. इस मेथड में जो सूत होता है यानी जो यान है उसे अलग अलग जगहों पर टाइटली बांधा जाता है और फिर उसे टाई डाई में डुबाया जाता है. इससे सिर्फ उतना ही पोर्शन कलर्ड होता है जितना एक्सपोज्ड है और जो पोर्शन बांधा गया है वो ओरिजिनल कलर में ही रहता है. इस मेथड को फिर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस में रिपीट किया जाता है और उससे नए नए डिजाइन बनाए जाते हैं. उसके बाद ही वो नॉट्स खोली जाती है और उस यान को बुना जाता है. हैंडलूम वीविंग में दो तरह के थ्रेड्स होते हैं. एक होता है वाव थ्रेड जो वर्टिकली हैंडलूम मशीन पे स्ट्रेच किया जाता है और दूसरा है वेव थ्रेड जो हॉरिजॉन्टली हैंडलूम में बुना जाता है और एक एक करके उससे डिजाइन बनाए जाते हैं. इकत वीविंग में जब वाव या वेफ्ट इन दोनों में से एक ही थ्रेड का यूज होता है उसे सिंगल इकत कहते हैं और जब दोनों थ्रेड का यूज होता है उसे डबल इकत कहते हैं. अगर आप किसी इकत कारीगरी को ध्यान से देखेंगे तो यू विल रियलाइज दिस इज वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस. कुछ ऐसे इकत ट्रेडिशंस भी है जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन. जैसे पोचमपल्ली इकत, ओडिशा इकत, पाटन पटोला, राजकोट पटोला, संबलपुरी बांधा और तेलिया रुमाल. इकत वीविंग भारत में रूरल कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट रह चुकी है जिसमें पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रहती है. विमेन यान को प्रिपेयर करना, नॉट्स बांधना, उसे डाई करना और नॉट्स खोलना इन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है और मेन वीविंग से लेकर बाकी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं. चिंदी दरी शायद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमें दिखाने के लिए कि टेक्सटाइल वेस्ट को रिसाइकल कैसे किया जाता है. चिंदी दरी मतलब जो हमारे फ्लोर कवरिंग्स है, मैट्स है, रग्स है, वो फैब्रिक. इसे ज़्यादातर कॉटन मिल्स में जो लेफ्ट ओवर कटिंग्स रहते हैं या फिर जो श्रेडेड कॉटन रहता है उसके मदद से बनाया जाता है. ये एक हैंड वुवन फैब्रिक है जहाँ हॉरिजॉन्टल लूम में एज अ वाव थ्रेड यार्न कॉटन यूज होता है और एज अ वेव थ्रेड श्रेडेड कॉटन फैब्रिक यूज होता है जिसे हम चिंदी कहते हैं. आज जैसे हम अपने घरों में पुराने कपड़ों को यूं ही फेंक देते हैं उससे टेक्सटाइल वेस्ट बढ़ते जा रहा है. चिंदी दरी की टेक्निक हमें दिखाती है कि डिस्कार्डेड टेक्सटाइल या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्क्रैप है उसे एक नई जिंदगी हम कैसे दे सकते हैं. इंटरेस्टिंगली इसी टेक्निक से इंस्पायर होकर आज लोग प्लास्टिक वेस्ट से मैट्स, बैग्स और जैकेट्स भी बना रहे हैं. पिछले कुछ सालों में मशीन मेड कारपेट्स ने हैंड वुवन रग्स का मार्केट ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था लेकिन रिसेंटली चिंदी दरी का रेलेवेंस फिर से बढ़ने लगा है इसके इको फ्रेंडली नेचर की वजह से क्योंकि ये वेस्ट को रिसाइकल करता है और रीयूज करता है. ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स थे. भारत में ऐसे कई हैंडलूम ट्रेडिशंस है जो सस्टेनेबल है, जो अपनी पहचान बना चुके हैं और कुछ ऐसे भी है जिन्हें हमें प्रिजर्व और रिवाइव करने की भी आवश्यकता है. क्या आपको 90s का समय याद है? द सिंपल टाइम्स, जहां हमें नई वस्तुएं और नए कपड़े बड़ी मुश्किल से मिलते थे और उनके खराब होने पर हम उन्हें यूं फेंक नहीं देते थे. अगर आपको याद होगा तो उन दिनों खराब कपड़ों से घर के पर्दे, रजाई, रुमाल, पिलो कवर्स और अगर कुछ नहीं बना तो अंत में उसका पोछा बनाकर बाद में हम उसे फेंकते थे. आज के फास्ट मूविंग फैशन के एरा में वी हैव मोर यूजलेस क्लोथ्स सिटिंग इन आवर कपबोर्ड्स एंड लैंडफिल्स दैन वी एक्चुअली वेयर देम और यूज देम. और आज तो हम वेस्टर्न फैशन को यूं अडॉप्ट कर लेते हैं. यू नो द नीड फॉर वेस्टर्न वैलिडेशन. बट यू नो व्हाट इज द शॉकिंग पार्ट इज इस फैशन रिवोल्यूशन में कुछ स्टाइल्स एंड पैटर्न्स ऐसे हैं जो भारत के बने हैं, दुनिया भर में पॉपुलर भी हुए और फिर उसे रिब्रांड करके उसे एक नया फैंसी नाम देके उसे वेस्टर्न ओरिजिनेटेड फैशन कह के हमें ही बेचा गया. एंड वी वेंट लाइक वाओ व्हाट अ कूल फैशन. In today's times, there is enormous need of a cultural reset once again. हमें आज हमारे भारतीय वस्त्र संस्कृति को ग्लोबल फैशन में लाकर एक स्टेटमेंट देने की आवश्यकता है. हमें हमारे लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट करने की आवश्यकता है. So try to support local artisans by purchasing handmade items. Try to explore and wear Indian styles and patterns on big occasions of your life. तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था
इट्स टाइम फॉर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू यू। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय मेरे ध्यान में आया कि भारत की कई ऐसी हैंडलूम ट्रेडिशंस है, टाई डाई मेथड्स है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई वीविंग टेक्निक्स है, जिसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। ज़रा आप ही सोचिए, जिस 15-16 सेंचुरी में भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब हुआ करता था, उस समय के क्लोथिंग के बारे में, जैसे उस समय के राजा महाराजाओं के कपड़े, आम जनता के कपड़े, उनके रोज के पहनने के कपड़े, लड़ाई पर पहनने के कपड़े, समर विंटर सीजन के कपड़े, लड़के लड़कियों के कपड़े, इनका इतिहास, इनकी कहानियाँ, इनका व्यवहार, व्यापार, इस विषय में इतनी कम इंफॉर्मेशन क्यों अवेलेबल है? उस समय के रंग, रेशम, जर, गोट, मिरर्स, तरह तरह के स्टिचेस, उससे बनता हुआ नक्शी काम, वो पूरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम, इन सब के बारे में ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? आपको नहीं लगता हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, इन्हें आने वाले पीढ़ियों को दिखाने के लिए उस नॉलेज का सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होना आवश्यक है? And here is where Digital Fashion Park is trying to contribute to this big mission of preserving our cultural heritage through documentation and through their AI Hackathon Virtual Fashion Lake 2025. Sustainability का मतलब old is gold इस कहावत को प्रूव करना नहीं है, क्योंकि जो हमारी आज की पीढ़ी है, जेन जी या फिर जेन अल्फा, आखिर हमारे देश के आने वाले 100 साल इन्हीं के तो हाथों में है। जैसे वो बनाएंगे वैसे ही ये देश बनेगा। तो क्यों ना उन्हें ऐसी भाषा में हमारे टेक्सटाइल कल्चर के बारे में बताया जाए जो वो आसानी से समझे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेन जी स्लैंग, बट द AI एंड इट्स माइंडफुल यूसेज। इमेजिन कैप्टन अमेरिका का AI वर्जन आपको गुड टेक्सटाइल, बैड टेक्सटाइल का डिफरेंस समझा रहा है। वो आपको ड्राई फिट, टेक्निकल टेक्सटाइल, वेस्ट टू बेस्ट टेक्सटाइल, मिनिमम डैमेज टू एनवायरमेंट इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से बने मॉडर्न फैशन के कपड़े, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा रहा है। तो फिर आजकल के स्मार्ट बच्चे तो यूं समझ जाएंगे, वेल दिस इज द पावर दैट AI एंड सोशल मीडिया होल्ड टुगेदर। ये किसी के सोचने का रुख तक बदल सकते हैं। एंड सो विद इट्स माइंडफुल यूसेज वन कैन ऑल्सो सेट द न्यू फैशन ट्रेंड्स एज वेल एज डिसाइड एंड कंट्रोल द वे इंडियन फैशन कल्चर गोज फ्रॉम हियर। आखिर सस्टेनेबिलिटी ये भी तो है। अगर इस वीडियो से आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नया पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको कुछ ऐसे इंडियन हैंडलूम ट्रेडिशंस के बारे में पता है तो वो भी कमेंट में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारी भारतीय वस्त्र संस्कृति से उन्हें अवगत कराइए। और हाँ, अगर आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंथुजियास्ट या फैशन इंडस्ट्री एंथुजियास्ट को जानते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। लेट देम पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। इस चैनल पर आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और भारत पर बने ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल F भारत।